नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा जल्दी कर दिया, एक बार मैसेज कर दो आप सभी। थैंक यू राकेश। गुरुदेव के खाना है। करेंगे करेंगे राकेश। ठीक है धर्मेंद्र, ये फोन उठा धर्मेंद्र को। चलो एक बार शेयर कर दो सभी को। अरे वो मिकोनाजोल पूछ रहे हैं, बता दो एंटी फंगल। अमित कुमार थैंक यू। एक बार शेयर कर दो सभी को। आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया क्योंकि क्लास लेनी है अपने को। ठीक है, अपन ने कल उसके आगे पढ़ते हैं, अपन निषेचन वाला पार्ट पढ़ते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अपन निषेचन के बारे में पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है। सांप दिख रहा है क्या सभी को? सभी को सांप दिख रहा है क्या? क्लियर आवाज वगैरह आ रही है क्या? सब क्लियर है? चलो, जिन्होंने भी मेरे को विश किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपन निषेचन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो निषेचन आपको पता ही है क्या है? नर व मादा युग्मक का मिलाप। नर व मादा युग्मक का मिलाप क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो सीधी सी परिभाषा है, नर व मादा युग्मक का संयोजन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। बहुत इजी सी चीज है कि अगर नर व मादा युग्मक का आप निषेचन करवा दोगे तो उस नर व मादा युग्मक का आप संयोजन करा दोगे तो उस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जानवरों के अंदर नर युग्मक कौन सा है? तो नर युग्मक आपको पता ही है क्या है? स्पर्म है, शुक्राणु है। ठीक है, मादा युग्मक कौन सा है? आप सभी को पता है मादा युग्मक किसको बोलते हैं? अपना अंडा। किसको बोलते हैं? अंडा। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलाप भी क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलाप भी क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो देखो इसमें रियल में एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसको सिनगेमी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर केंद्रक पाया जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? इस चेयर को थोड़ा उधर, नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों के दोनों कोशिका होती हैं और कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो नर युग्मक के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस या नर पूर्व केंद्रक। तो स्पर्म के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस, यानी कि नर पूर्व केंद्रक। ठीक है, और ओवा जो अंडा है उसके अंदर आपको कौन सा मिलेगा? फीमेल प्रो न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं मादा पूर्व केंद्रक। ठीक है, तो आपको पता है ये अंडा होता है, अंडे के पास ये शुक्राणु आता है ऐसे। ठीक है, तो शुक्राणु में यहां पर आपको देखा होगा पूरा का पूरा सिर अंदर जाएगा अंडे के अंदर। ये क्या आपका स्पर्म है और ये आपका क्या है? ओवा है। तो पूरा का पूरा सिर जाएगा तथा गर्दन का एक तारक के अंदर जाएगा। गर्दन का जो है वो एक तारक के अंदर जाएगा। उस तारक के अंदर को अपन क्या बोलते हैं? समीपस्थ तारक के अंदर। गर्दन में दो तारक के अंदर होते हैं, एक और ये दो। जो पास में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूर स्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दूरस्थ तारक केंद्र।
तो दूरस्थ तारक के अंदर तो बाहर ही रह जाता है, जबकि शुक्राणु का सिर और समीपस्थ तारक के अंदर जो है वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अंडे में प्रवेश करते ही शुक्राणु का प्रोन्यूक्लियस अलग हो जाता है और अंडे का प्रोन्यूक्लियस भी आपको वहां पर मिलेगा। बाद में क्या होगा, इन दोनों प्रोन्यूक्लियस, ये कौन सा है, नर पूर्व केंद्रक, ये मादा पूर्व केंद्रक, अंडे के अंदर की बात कर रहा हूं, ये आपस में एक दूसरे से संयुग्मित हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगेमी। सिनगेमी क्या है, ये क्या है, शुक्राणु का क्या है, नर पूर्व केंद्रक, ये अंडे का क्या है, मादा पूर्व केंद्रक। और जो नर पूर्व केंद्रक और मादा पूर्व केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, तो जिस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। अब क्या होगा, ये इसके अंदर दोनों पूर्व केंद्रक जो है वो मिलकर एक पूर्व केंद्रक बना लेंगे, एक केंद्रक बना लेंगे। ये पूर्व केंद्रक था वो हैप्लॉइड था, ये पूर्व केंद्रक भी क्या था, हैप्लॉइड था। इसमें दो जुड़ गए तो ये कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। अब इस कोशिका को, पहले अपन इसको अंडा बोलते आ रहे थे, अब इस कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस कोशिका को अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट में विभाजन होगा, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, ऐसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जिससे कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कौन कौन सी अवस्था बनती है, पहली अवस्था मोरुला बनती है, फिर आपकी ब्लास्टुला बनती है, इसकी गहराई में अपने को नहीं जानना है, और लास्ट वाली कौन सी होती है, गेस्ट्रुला, क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। ये मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्ट्रुला अवस्थाएं बनती हैं, भ्रूण के अंदर अंग डेवलप हो जाते हैं, और डेवलप होकर भ्रूण जो है वापिस शरीर से बाहर आ जाता है, मादा के शरीर से बाहर आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। एक बार दोबारा देखना, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलाप निषेचन कहलाता है। नर युग्मक कौन सा है, यहाँ पर शुक्राणु है, मादा युग्मक कौन सा है, यहाँ पर अंडाणु है। ठीक है, शुक्राणु के अंदर जो शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसको बोलते हैं नर पूर्व केंद्रक, और अंडे के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसको मादा पूर्व केंद्रक बोलते हैं। तो ये मैंने आपके सामने बना दिया। तो ये अंडा है, शुक्राणु पास में आएगा, यहाँ पर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो समीपस्थ तारक केंद्र तक वाला भाग तो जो है अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और बाहर वाला भाग जो है वो बाहर की ओर रह जाएगा। थोड़ा इधर करना, वो ठीक है, तो ये यहां तक प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये अंडा है, अंडे के अंदर नर पूर्व केंद्रक भी प्रवेश कर गया और मादा पूर्व केंद्रक भी प्रवेश कर गया। फिर नर पूर्व केंद्रक और मादा पूर्व केंद्रक जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ के डिप्लॉइड अवस्था बना लेंगे। अब इस कोशिका का नाम हो जाएगा जाइगोट, और जाइगोट में लगातार विभाजन होगा, जिससे 2, 4, 8, 16, 32 कोशिकीय अवस्थाएं बनती हैं, जिससे कि वो मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला अवस्था के अंदर कन्वर्ट होता जाता है, और फाइनली जो है भ्रूण का विकास हो जाता है। जब भ्रूण पूर्णतया विकसित हो जाता है तो प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो, हाँ, एक्रोसोम का कार्य भी बताएंगे, अभी सारी चीजें बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखो, ये तो है प्रोसीजर, निषेचन का मैंने आपको बताया, निषेचन होता है, प्रोसीजर होता है। अब पॉइंट ये आता है कि जो मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, 2 एंजाइम स्रावित करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाई एल्यूरोनीडेज और एक्रिसिन एंजाइम जो होता है, वो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो अंडे की अंड झिल्लियों को घोल देते हैं। क्योंकि ये काम मैं आपको पहले बता चुका हूं तो मैंने बताना वाजिब नहीं समझा। तो वो एंजाइम जो है वो निकलेंगे, अंडे की अंड झिल्लियों को घोल देंगे, और अंड झिल्लियों को घोल देने से शुक्राणु का सिर और समीपस्थ सेंट्रियोल जो है वो शुक्राणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये उसका रोल है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, ये रोल मैंने बता दिया आपको पहले। ठीक है, निषेचन के अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं। एक निषेचन का जो प्रकार होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोस्पर्मी। एक कंडीशन होती है मोनोस्पर्मी। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। स्पर्मी मीन्स स्पर्म। अगर किसी अंडे में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश करे, किसी अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करे, तो इस अवस्था को मोनोस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, जब किसी अंडे में केवल एक ही
स्पर्म प्रवेश करे, जब एक अंडे में एक शुक्राणु प्रवेश करता है उस अवस्था को अपन बोलते हैं मोनोस्पर्मी। तो दूसरी अवस्था कौन सी है? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी, पॉली का मतलब बहुत सारे, स्पर्मी मतलब शुक्राणु, ठीक है। तो अगर अंडे के अंदर एक से अधिक शुक्राणु, 2 3 4 5 है ना, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, अगर अंडे के अंदर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो उस अवस्था को अपन पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। अंडे में एक से अधिक स्पर्म का प्रवेश। सामान्यतः क्या होता है कि एक अंडे के अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है और वही शुक्राणु जो है फर्टिलाइजेशन करता है। ये रोग वाली अवस्था है। पॉलीस्पर्मी क्या है? एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और रोग वाली अवस्था है जिसके अंदर एक अंडे में एक से अधिक शुक्राणु जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट और भी आता है, एक पॉइंट ये आता है कि सर जो है, अपन अगर भैंस को गाय का सीमन लगा दें या गाय को भैंस का सीमन लगा दें तो वो एक दूसरे को प्रेग्नेंट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रत्येक जाति का जो अंडा होता है, प्रत्येक जाति का जो अंडा होता है उस पर एक प्रोटीन होती है जिसको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग पर जो जो आपका स्पर्म है उसके ऊपर भी एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इस प्रजाति का शुक्राणु इस प्रजाति के अंदर डाल दिया जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखो, हर अंडे के अंदर अपनी ही जाति की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है और शुक्राणु के अंदर भी अपनी ही जाति की एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है। जब एक ही जाति की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन और एक ही जाति की एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वो एक दूसरे को पहचानती है और पहचानने की वजह से उनके अंदर संयोजन होता है, निषेचन होता है, ठीक है। अलग अलग जातियों का, मान लो कि कोई एक भैंस की अंडा है तो भैंस के ऊपर जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है वो गाय या सांड के स्पर्म की एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को नहीं पहचानती है। अर्थात आपको यह याद रखना है कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वो अपनी ही जाति की एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को पहचानती है, दूसरी जाति की एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को नहीं पहचानती है। इसलिए निषेचन जो है वो एक ही जाति के शुक्राणु व अंडाणु के मध्य होता है। यह है फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है प्रदीप सियाग, ठीक है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, बहुत इजी सी टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझनी है। आज क्लास भी मैं थोड़ी छोटी लूंगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ी जल्दी स्टार्ट किए। तो आप देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता है। बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म होता है। जन्म का मतलब क्या होता है? भ्रूण का जो है यूरोजेनाइटल मार्ग से होते हुए बाहर की ओर आ जाना बर्थ कहलाता है। तो बर्थ के बारे में, जन्म के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है प्री मैच्योर बर्थ, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। प्री मैच्योर बर्थ ये एग्जाम में आ सकती है कि प्री मैच्योर बर्थ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि प्री मैच्योर बर्थ के अंदर जो बच्चा बाहर आता है वो जिंदा रहता है, मृत नहीं होता है, जीवित होता है। लेकिन वो प्री मैच्योर क्यों बोला? जैसे कि मान लो कि आपको सबको पता है कि 7 महीने के आसपास जो है भ्रूण के सभी अंगों का विकास हो जाता है। 6 महीने 7 महीने के आसपास भ्रूण के सभी अंगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अब वो 7 महीने के अंदर वो बच्चा शरीर से बाहर आ जाए, ठीक है, शरीर से बाहर आ जाए, मादा के शरीर से बाहर आ जाए और वो जिंदा रह जाए, तो इस प्रकार के बर्थ को प्री मैच्योर बर्थ बोलते हैं। अर्थात किसी मादा के गर्भकाल पूर्ण होने से पहले प्रसव का हो जाना तथा जीवित बच्चे को जन्म देना प्री मैच्योर बर्थ कहलाता है। जन्म के
हाँ, जन्म से, वेरी गुड, ठीक है। तो प्री मेच्योर बर्थ का मतलब समझ गए हो कि मादा में गर्भकाल पूर्ण होने से पहले पहले जीवित बच्चे को जीवित बच्चे को जन्म देना, जीवित बच्चे को जन्म देना प्री मेच्योर बर्थ कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर बोलते हैं कि ये 7 महीने का ही बच्चा पैदा हो गया था, आप देख पूर्णतया डेवलप हो गया है, क्योंकि 7 महीने के आसपास सभी अंग डेवलप हो जाते हैं। तो उसको 7 महीने के बाद में सिर्फ भ्रूण को वृद्धि करनी होती है, तो वो वृद्धि बाहर आके कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बर्थ को बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी डेफिनेशन अपनी है वो है अबॉर्शन। तीसरी डेफिनेशन कौन सी है? अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन के कारक मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी अपने को सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। अबॉर्शन क्या है? गर्भपात जिसको बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत इजी सी परिभाषा है कि किसी भी मादा के गेस्टेशन पीरियड, वो आप बात कर रहे हो वो क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहे हो, वो तकनीक अलग है। आशीष ने जो पूछ रहे हो वो आप क्रॉस ब्रीड की बात कर रहे हो, हॉर्स और डंकी की नहीं। वो ऐसे क्रॉस ब्रीड बहुत हैं, जातीय संकरण अलग है, उसके अंदर बहुत कुछ अलग इन फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को खत्म किया जाता है। आशीष, आप जो बोल रहे हो वो क्रॉस ब्रीड और जातीय संकरण के बारे में बोल रहे हो, जाति भी चेंज कर सकते हो, वो सुपरविजन में, साइंटिस्ट के सुपरविजन में होता है। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो पता है, सबको पता है, एक जाति का आप घोड़े को गधे से भी, गाय को भैंस से भी, वो जातीय संकरण भी होता है। क्रॉस ब्रीडिंग एक ही जाति में अलग अलग नस्लों के मध्य भी होता है। वो सारी चीजें जो है वो साइंटिस्ट के सुपरविजन में होती है। मैं सामान्य जो नेचुरल प्रक्रिया है वो बताता हूं। सामान्यतः जो घोड़ा होता है उसको गधा प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, वो उसका नहीं कर सकता। समझ गए होंगे आप, समझदार लोग हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मादा अपना गर्भ काल से पहले किसी मृत बच्चे को जन्म दे दे तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। मादा द्वारा गर्भ काल पूर्ण होने से पहले मृत बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। कई बार प्राकृतिक रूप से अबॉर्शन हो जाता है, हार्मोन डेफिशिएंसी या कैसे भी करके कॉर्पस ल्यूटियम का लाइसिस हो जाता है ना। कई बार अपने को इंडक्शन करना पड़ता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो अबॉर्शन का मतलब ये रखना है कि बच्चा जो पैदा होगा वो मृत होगा, ठीक है। और मादा गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही बच्चा देगी, और वो भी कैसा देगी? मृत बच्चा देगी। तो ये अबॉर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपकी डेफिनेशन आती है कि स्टील ब्रथ आती है। अगली डेफिनेशन कौन सी आती है? स्टील ब्रथ क्या होता है? तो स्टील ब्रथ के अंदर मादा जो है वो अपना गर्भकाल पूर्ण कर लेती है, लेकिन गर्भकाल पूर्ण करने के बाद में भी बच्चा मृत पैदा होता है। वो किसी कारण हो सकता है, डिस्टोकिया की वजह से बच्चा है वो अंदर मर सकता है, यूट्राइन टॉर्सन की वजह से अंदर मर सकता है, या और किसी कारणवश जो है वो बच्चा मर जाता है। लेकिन मादा अपना गर्भकाल पूर्ण कर लेती है, और गर्भकाल पूर्ण करने के बाद में मृत बच्चे को जन्म देना स्टील ब्रथ कहलाता है, ठीक है। मादा द्वारा गर्भकाल पूर्ण करने के बाद मृत बच्चे को जन्म देना स्टील बर्थ कहलाता है। अब की बार जो मान लो कि गाय है उसने 9 महीने 9 दिन पूर्ण कर लेती है, अपने 9 महीने 9 दिन पूर्ण कर लेती है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ है वो आपका मृत बच्चा पैदा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अपन कुछ और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।
ये कुछ डेफिनेशन जो है मिलती जुलती हैं, तो मैं एक साथ ही डाल देता हूं। कमलेश कुमार सैनी, थैंक यू। एक होता है नलीपारा, नलीपारा होता है, एक होता है प्रीमीपारा, ये कई पारा होते हैं, एक होता है यूनिपारा और एक होता है मल्टीपारा। ठीक है, नलीपारा का मतलब क्या होता है? ऐसी मादा जिसने आज तक अभी तक कोई बच्चा जन्म नहीं दिया, ऐसी मादा जिसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उस मादा को अपन बोलते हैं नलीपारा। तो मैं लिख सकता हूं ऐसी मादा, ऐसी मादा जिसने आज तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जन्म नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नहीं दिया, अभी तक वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उस मादा को बोलते हैं नलीपारा, जिसने अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है। ठीक है, प्रीमीपारा, प्रीमी का मतलब प्रथम, अर्थात ऐसी मादा जो प्रथम या फर्स्ट टाइम बच्चा देने जा रही है। तो इसकी मतलब क्या हो गई? ऐसी मादा, ऐसी मादा जो प्रथम बार बच्चा देने जा रही है, देने जा रही है, मतलब फर्स्ट बच्चा जो है वो देगी, उस मादा को अपन बोलते हैं प्रीमीपारा। उस मादा को क्या बोलते हैं? प्रीमीपारा। यूनि का मतलब एक और मल्टी का मतलब बहुत सारे, मतलब एक से अधिक, अर्थात कोई मादा एक प्रसव में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, उसको यूनिपारा बोलते हैं। यूनिपारा का मतलब ऐसी मादा, ऐसी मादा जो एक प्रसव में एक ही बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं यूनिपारा। फिर आता है मल्टीपारा। मल्टीपारा का मतलब, मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो ऐसी मादा जो एक प्रसव में एक से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, एक से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपारा। तो ये डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आज जो है क्लास थोड़ी जल्दी कर दी, मेरा जन्मदिन था, थोड़ी जल्दी कर दी, थोड़ा मैं जल्दी फ्री हो जाऊं इसलिए। ठीक है, अब कुछ एक दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं। सर्विसाइटिस क्या होता है, वेजिनाइटिस क्या होता है, मेट्राइटिस क्या होता है, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, मेट्राइटिस क्या होता है? मेट्राइटिस का मतलब ही क्या होता है? गर्भाशय। मेट्राइटिस का मतलब गर्भाशय में शोथ, गर्भाशय में शोथ, शोथ का मतलब इन्फ्लामेशन, गर्भाशय में शोथ। सर्विसाइटिस का मतलब सर्विसाइटिस का मतलब सर्विक्स में शोथ, सर्विक्स में शोथ। वेजिनाइटिस, इसका मतलब क्या होगा? वेजाइना का शोथ। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, अब आज क्लास छोटी लेनी थी इसलिए जल्दी भी मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, कल अपन एकदम लंबी क्लास लेंगे। आगे अपन जो है पार्चुलेशन पढ़ेंगे। पार्टी तो बनती है प्रदीप, लेकिन आ जाओ लक्ष्मणगढ़ आ जाओ। ठीक है, तो कल अपन लंबी क्लास लेंगे। बुआ जी को पार्टी, हाँ हाँ बुआ जी को पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सर्विस टाइम मिलेगा। मौसी है बुआ जी नहीं, तू मौसी है, मौसी को पार्टी देंगे। तो कल अपन जो है प्लासेंटा के प्रकार, प्रसव, ये प्रक्रिया पढ़ेंगे।
एक बार फिर मैं जिन बच्चों ने मुझे विश किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं यही बोलूंगा मेरे जन्मदिन पर आप मस्त रहो, खुश रहो, सबका सिलेक्शन हो। कि अणु है कि लक्ष्मणगढ़ डोला मारू ठीक है। हाँ डोला मारू ठीक है मेरे भाई। और कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, एक नितिन मैसेज भी कर रहा है कि क्लास कब से स्टार्ट हो गई, तो उसको ग्रुप में बताएं कि आज बर्थडे की वजह से थोड़ी जल्दी कर दी। आ रहे हैं जानू, विकास जानू आ नहीं रहे, तुम आते तो अभी तक आज गए होते। मजे ले रहे हो बैठे बैठे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपन मिलते हैं कल अपनी क्लास के अंदर। कल बड़ी क्लास अपन स्टार्ट भी करेंगे। सभी रास्ते में है। अंजू पुनिया आ जाओ आ जाओ। चलो मैं वेट कर रहा हूं, आ जाओ कौन रास्ते में है, मिल लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।